तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यूपीएसआई के पॉलिटी के केवल क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले 1934 में वामपंथी आंदोलन के दौरान एम एन रॉय एक नेता थे। तो इन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले रखा था। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से यानी कि आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो इसका आंसर हो गया एम एन रॉय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, एम एन रॉय। अब दूसरा क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? इसका भी आंसर आप सब लोगों को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13 दिसंबर 1940 यानी कि पांचवी बैठक थी हमारी, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। फिर इसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा पारित कर लिया गया था और स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के बाद में संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवी बैठक, ये PYQ है, मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? इसका भी आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई थी पहली बैठक। उसके बाद में हमारे संविधान को बनाने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे, निरंतर बैठक होती रही, जिसमें लगभग 12 सत्र हुए थे, आपको पता होना चाहिए, और लगभग 167 बैठक हुई थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मात्मिक किया गया था? बताइए। देखिए, जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था उस दिन 26 नवंबर 1949, जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था। लेकिन ये क्वेश्चन भी PYQ है, 2011 में रैंकर परीक्षा में पूछा गया था। तो उस दिन हमारी मेथी मार्कशीट शुक्ल सप्तमी संवत 2006, यानी जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार 2006वां वर्ष था, और मेथी मार्कशीट शुक्ल सप्तमी थी उस दिन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब बताइए, कमेंट में आंसर देते रहिएगा साथ के साथ। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर हम अपने राष्ट्र के अध्यक्ष को वोटिंग के द्वारा यानी कि मतदान के द्वारा चुने। ठीक है, मतलब राजा की तरह है कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, इस प्रकार की प्रणाली नहीं है भारत में। भारत में हमारे राष्ट्राध्यक्ष को हम लोग निर्वाचित करके चुनते हैं, तो इसलिए हमारा भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्यों की कुल निर्धारित संख्या कितनी थी? बताइए। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्यों की कुल निर्धारित संख्या 389 थी, आप लोगों को पता होगा। प्रश्न नंबर 7, प्रस्तावना में कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है? स्वतंत्र राष्ट्र कौन होता है? जल्दी जल्दी कमेंट में अपना आंसर बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, स्वतंत्र राष्ट्र वो होता है जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं ले सकता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, जिसमें उसके निर्णय लेने की जो पावर है उसके लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। जैसे अभी आप डिसीजन लेते होंगे तो आपको अपने माता या पिता की अनुमति आवश्यक होती है, तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। बल्कि अब आपके पिता या आपकी माताजी जब कोई डिसीजन लेते होंगे, माताजी नहीं, जब आपके पिताजी कोई डिसीजन लेते होंगे तो वो संप्रभु हैं। इसी वजह से वो कोई भी डिसीजन क्विक ले सकते हैं और उन्हें किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? बताइए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की बात कौन करता है? मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, निर्देशक सिद्धांत या संविधान की प्रस्तावना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान की प्रस्तावना बनाती है। कैसे? आपने देखा होगा कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसको 42वें
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसे धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष भी कहते हैं। ये हमारे गांधी जी की धारणा थी जो हमने फॉलो अप की और इसे संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अब सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी कि कीनोट कहा? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। सर अर्नेस्ट बारकर ने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना है, हमारी प्रीएम्बल है, हमारी प्रीएम्बल को उन्होंने की नोट कहा था। की नोट का मतलब आप जानते होंगे कि मतलब किसी चीज़ का की नोट कि हमें अंदर किताब में पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, उसे की नोट बोलते हैं। तो वो सर अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। अब सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री के रूप में किसने वर्णित किया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। बताइए, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री के रूप में किसने वर्णित किया? जब बात आ जाए जन्मपत्री की, तो जन्मपत्री में आप आंख मीच करके के एम मुंशी लगा देना। जन्मपत्री के एम मुंशी, की नोट अर्नेस्ट बारकर। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। एन ए पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र कहा है? जब एन ए पालकीवाला की बात आए, सबसे पहले हम याद करते हैं क्या, की नोट अर्नेस्ट बारकर ने कहा था, जन्मपत्री के एम मुंशी ने कहा था, और संविधान का पहचान पत्र एन ए पालकीवाला ने उद्देशिका को कहा था। सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी? बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? कठोर है हमारा संविधान? बताइए। एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका? बताइए किस वजह से? हमारा संविधान कठोर के साथ साथ लचीला भी है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका। देखो, भारतीय संविधान में कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका ये संघात्मक संविधान की विशेषता है, जबकि जो एकीकृत न्यायपालिका है ये एकात्मक संविधान की विशेषता है। संविधान में एकात्मक विशेषता पूछी है, जो शब्द लिखे हुआ करें क्वेश्चन में, इन पर गौर करनी चाहिए हमें। भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता है भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका। आप देखते होंगे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। तो ये एकात्मक विशेषता है हमारे संविधान की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया? बताइए, ये तो आप लोग बता देंगे। यूएसएसआर में क्रांति हुई थी 1917 में, तो उस दौरान वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सिद्धांत आया था, तो हमने वहीं से ये आदर्श लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा की कितनी महत्वपूर्ण समितियां थी और कौन कौन सी थी ये भी बताइएगा। संविधान सभा की 13 महत्वपूर्ण समितियां थी। कितनी? 13। कौन कौन सी याद कर लें। सबसे पहली प्रक्रिया सबसे पहले की बात करते हैं तो वो थी प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति। विषयक नियम संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप सब जानते होंगे। ठीक है, अब दूसरी की बात करते हैं। कमेंट में आप भी लिख करिए, आपको भी सब रिकॉल हो जाएगा। अब हम दूसरी की बात करते हैं, तो दूसरी थी संचालन समिति। संचालन समिति संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी थी एवं स्टाफ समिति। अब ये मत पूछना कि ये कौन सी थी, वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथी थी प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, इसके सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये इसके अध्यक्ष थे। अब पांचवी की बात करते हैं, ये अगर आपको नहीं जानकारी है तो लिखते रहना। पांचवी हमारी थी सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी। फिर बात करते हैं सातवीं की, और लिख देता हूँ। सातवीं थी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रध्वज। आठवीं थी संविधान सभा की कार्यकरण संबंधी समिति। नौवीं थी राज्य संबंधी समिति, जो राज्यों से संबंधित थी, उसके जवाहरलाल नेहरू थे। 10वीं मौलिक अधिकार संबंधित थी, मौलिक अधिकार, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 11वीं थी संघीय शक्ति संबंधी, जो संघ की शक्ति से संबंधित थी और राज्य की शक्ति से संबंधित थी, दोनों के जवाहरलाल नेहरू थे। 12वीं संघीय संविधान समिति, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। और 13वीं प्रारूप समिति, इसके आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर। और इसमें कितने सदस्य थे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा का एकमात्र कार्य क्या है? बताइए।
संविधान सभा का एकमात्र कार्य क्या था? संविधान का मसौदा तैयार करना, चुनाव कराना, बजट बनाना या विदेशी मामले देखना। संविधान सभा है तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। संविधान का मसौदा तैयार करना, संविधान सभा संविधान ही तो बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बताइए। ये मैंने आपको सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? देखिए 26 नवंबर 1949 हमने अपने संविधान को अंगीकृत कर लिया था, यानी कि अपना लिया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे संविधान सभा का अंतिम सत्र एक बार आयोजित हुआ था, एक अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। ये चीज़ें याद रखना। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू करी थी? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताओ। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना करी गई थी। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? बताइए। इंडिया अर्थात भारत, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। बताइए। देखिए जब आप आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, तो हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? इंडिया अर्थात भारत। ओनली भारत नहीं है, हिंदुस्तान तथा है, इंडिया नहीं है। भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? बताइए। मैंने अभी बहुत अच्छे से समझाया आपको। कौन करता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित? तो संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये गांधी जी की धारणा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1975 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? बताइए। बंधुत्व, भाईचारा हमने फ्रांस से लिया, ये भी था। संप्रभु, ये भी था। समानता, ये भी था। अखंडता, अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी शब्द को भी, इंटीग्रिटी, अखंडता, अखंडता के साथ में भी मैंने आपको बताया था पंथ निरपेक्ष, इसके साथ साथ समाजवादी, समाजवादी, ये तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले ये संविधान में हमारे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता किस वर्ष प्रस्तावना में शामिल किए गए? बताइए। मैंने भी बताया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? बताइए। अपनी पढ़ा है। SSDR, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? मैंने भी समझाया था, ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो गया। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, हम उसे, जो हमारा राष्ट्र का प्रधान है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है, वंशानुगत नहीं होता। हम उसे निर्वाचित करने के बाद में चुनते हैं। निर्वाचन होता है, निर्वाचन होने के बाद में हमारा राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 25, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? अनेक धर्म, बताइए। मैंने भी समझाया था, बताइए। अनेक धर्म नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, व्यक्तिगत इच्छा नहीं। इसका मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होता। धर्म ऑब्लिक निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष का मतलब होता है अलगाव। अलगाव किससे? धर्म से, यानी कि धर्म से अलगाव। इसका मतलब ये है कि हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताइए। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन, लोक कल्याण। लोक कल्याण हमारे DPSP में देखने के लिए मिलता है, प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हमारे पास विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है, ये DPSP में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए।
मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। उद्देशिका संविधान में उपचारों का अधिकार। अभी आपको क्वेश्चन बताना है, मैंने अभी पीछे बताया था कि राजनीतिक जन्मपत्री प्रियम्बल को किसने कहा था। हमारी उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बताइए। देखिए, केशवानंदी भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो हमारी प्रियम्बल है, उद्देशिका है, ये संविधान का भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? बताइए। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा हमारा अनुच्छेद 20(3) कहता है। ये बेसिक अनुच्छेद है, आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। क्योंकि हमारे संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत देता है? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद कोई भी उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सकती है और वर्तमान राज्य के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार केवल संसद के पास है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता कैसे रद्द नहीं हो सकती? अगर वो त्याग देगा हो जाएगी, अन्य देश की नागरिकता ले ली हो जाएगी, और देशीकरण से तो उसे मिलेगी, या वंचन से मिलेगी। बताओ। आपको पता होगा कि आर्टिकल 5 से 11 तक हमारे नागरिकता के संबंध में है, आप जा करके पढ़िएगा एक बार। तो देशीकरण के माध्यम से हमें नागरिकता मिलती है, रद्द नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33, नागरिकता रद्द होने का कारण क्या है? निष्ठाहीनता, शत्रु के साथ संपर्क, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, निष्ठाहीनता ये थोड़ा अधूरा लिखा हुआ है, ये संविधान के प्रति निष्ठाहीनता, संविधान के प्रति निष्ठाहीनता। अगर आप अपने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाते हैं या फिर आप किसी दुश्मन देश के साथ संपर्क में हैं, यानी कि हमारे शत्रु देश के साथ संपर्क में है, तो उस समय संसद हमारी नागरिकता को रद्द कर सकता है। संसद के पास में पूरा अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? कभी नहीं, पीएम के निर्देश पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, आपातकालीन स्थिति में। बताइए। मौलिक अधिकारों को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, और ये हमने कहाँ से लिया है? वीमर से। अब एंड में बताना कि वीमर क्या है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये सब आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए। किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्योंकि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3। मैग्ना कार्टा नाम कहाँ से आया था? जब इंग्लैंड में मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो वहाँ पर एक मैग्ना कार्टा रिलीज़ किया गया था, मैग्ना कार्टा ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो और हमारे फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है, इसीलिए भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं, संविधान के भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की चेतना किसे कहा जाता है? कि क्वेश्चन भी अधूरा है। इसमें क्वेश्चन है कि ग्रेनविल ऑस्टिन संविधान की चेतना किस भाग को कहा? तो भाग 3 और 4, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इसको संविधान की चेतना कहा। इसके पीछे का कारण ये था कि 3 में तो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि नागरिकों को प्राप्त हैं, और भाग 4 में डीपीएसपी दिए गए हैं जो कि हमारी सरकार को प्राप्त है, मतलब हमारी संसद को, कि आप कैसा राज्य बनाएंगे, आप कैसे मतलब भारत का निर्माण करेंगे। तो इसलिए संविधान की चेतना कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक अधिकार किसका आधुनिक नाम है? प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं? बताइए। मौलिक अधिकारों, ये हमारे प्राकृतिक अधिकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकार मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यूएसए से लिया गया है। वहाँ पर क्या हुआ था? मारबरी बनाम मेडिसन। ये मेडिसन दवाई वाला नहीं, ये 1803 का मामला था।
तो इस मामले से अमेरिका में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को मतलब प्रतिपादित किया गया, वो उत्पन्न हुआ। तो वहीं से हमने ये अमेरिका से कॉपी किया जब हमारा संविधान बना, तो हमने न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सामाजिक विभेद उन्मूलन का लक्ष्य किस मौलिक अधिकार का है? ये क्वेश्चन यार गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, सामाजिक विभेद उन्मूलन ये किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है? बताइए। समानता का अधिकार। सामाजिक विभेद उन्मूलन यानी कि हमारा समाज में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर रखा जाएगा। जैसे सभी को सरकारी नौकरी में बराबर अवसर देना, सभी को पढ़ने लिखने की समान सुविधाएं उपलब्ध कराना, चाहे वो कोई भी है। तो ये समानता के अधिकार का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बच्चों के शोषण से संबंधित बताइए। देखिए अनुच्छेद 17 ये अनटचेबिलिटी का अंत है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनटचेबिलिटी ये इसमें उपाधियों का अंत है। ठीक। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, मानव के दुर्व्यापार यानी कि आपका कोई व्यापार नहीं कर सकता, और बलात्श्रम यानी कि जबरदस्ती आपसे श्रम नहीं लिया जाएगा। और अनुच्छेद 24 से बच्चों के शोषण से संबंधित है कि बच्चों का शोषण नहीं कर सकते हैं आप। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को आप किसी कारखाने में या किसी भी काम में या किसी भी ऐसे नियोजन यानी कि ऐसे काम में नहीं लगाएंगे जहां पर उसको खतरा हो। अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनटचेबिलिटी मैंने अभी बताया, जल्दी बताओ सबके सब कमेंट करके। आर्टिकल 17 से 17 और 18 दो के संदर्भ में क्या सही है? ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, यूपीएसआई में कई बार रिपीट हुआ है, और एसएससी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए। इस एक का सब क्लॉज का याद रखना। जीवन संरक्षण व्यक्तिगत आज़ादी किस अधिकार के अंग है? जीवन संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी ये कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं? जीवन संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी बताइए। जीवन संरक्षण यानी कि हमारी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और आपातकाल के संदर्भ में यार इसमें 29 से स्किप करो। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत कहाँ लागू होते हैं? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत कहाँ लागू होते हैं? प्रशासनिक कार्रवाइयों में, अर्धन्यायिक कार्रवाइयों में या न्यायिक कार्रवाइयों में? नैसर्गिक न्याय यानी कि जो प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हमारी प्रशासनिक कार्रवाई में भी लागू होता है, अर्धन्यायिक में भी और न्यायिक में भी। तो ये हर कार्रवाई में लागू होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बताइए। देखिए, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्थापित किया गया था। 26 अगस्त 2009 को इसे स्वीकार किया गया था, और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया था, मतलब कि शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 31A को कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 31A को कब जोड़ा गया बताइए। फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से अनुच्छेद 31A को जोड़ा गया। इसमें जो हमारी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी प्रावधान जोड़े गए थे, जब मतलब गवर्नमेंट जमीन ले रही थी किसानों से, तो और किसानों ने इसका विरोध किया, उस समय तक हमारा संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार नहीं होता था, वो एक संवैधानिक अधिकार था। तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से 31A को जोड़ करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या परिवर्तित किया जाता है बताइए। अनुच्छेद 32 हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो मौलिक अधिकार ही प्रवर्तित किए जाएंगे। ये हाई कोर्ट द्वारा प्रवर्तित कराए जाते हैं, और ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित यानी कि लागू कराने के लिए संवैधानिक उपचारों के प्रावधान करता है। और BR अम्बेडकर साहब ने इसी को संविधान की आत्मा कहा था, आत्मा और हृदय। क्वेश्चन नंबर 51, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है बताइए। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे, कार्यकारिणी संस्था के पास जाएंगे, विधानमंडल के पास जाएंगे, अपने किसी विधायक के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए। अगर मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है तो हम न्यायपालिका में जाएंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत आप कौन से कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यायपालिका। तो कैसी लगी वीडियो? अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो जो है कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी, और जब इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाएंगे तो तुरंत मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।